हेलो बच्चों, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले सेकंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून। इससे पहले हम लोगों ने हरिद्वार को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी लाइन टू लाइन, जिससे हमको ज़्यादा याद रह रहा है, अच्छी तरह हो रहा है, मोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो भैया चैनल पर नए हो तो सबसे पहले एक काम करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देहरादून पहले एक बार देख लेना, उसके बाद अगर बेकार लगता है तो आप पहले छोड़ के चले जाना, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो, आपको अच्छा लगेगा तो ही आप आगे बढ़ना। देहरादून देहरादून सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, देखो देहरा तो दून याद कर लो, दिख गया ना, दून तो दून समझ में आने से तो है, दून घाटी में बसा है, समझ में आया देहरादून पहला। तो देहरादून नगर भाई एवं मध्य हिमालय के बीच में सबसे पहला क्वेश्चन है, देहरादून किन किन के बीच में स्थित है? तो एक तो भाई और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। उसके बाद क्या पूछेगा, देखो ये तो कभी पूछता नहीं कि देहरादून किस किस के मध्य, ये नहीं पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है। तो आकार दोने या दोण जैसा है। तो देहरादून का कभी कर आकार पूछ लेगा तो देहरा तो दो याद रखना, यहाँ भी दो दिखा दो, दोने दोने या दोण, ठीक है, द्रोण। 1871 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसको कब मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। देखो इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देहरादून जब भी आप याद करोगे तो उसमें एक याद रखना, 17 18 आपको याद रखना है, ठीक। होता क्या है, 18 और 17 मतलब पहले 18 आएगा फिर 17 आता है, तो 18 17 17 को उल्टा करना पड़ता है। बस इस तरह से लिंक करके पढ़ो तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। क्या कहा मैंने, 18 और 17 आपको याद रखना है। 18 तो सीधे लिखा जाएगा और 17 को हम लोगों ने उल्टा कर देना, तो 71। मैं कहाँ पर, किस मंडल में? मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया। क्वेश्चन क्या आता है कि देहरादून को मेरठ मंडल के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया, तो सीधे लिंक करना कि 18 17, ठीक है। तो 18 तो सीधे है, 17 उल्टा है। 1875 से यह गढ़वाल मंडल में है, ठीक है। अब इतना पता होना चाहिए कब से, तो 1875 से ये गढ़वाल मंडल। जैसे पूछ लेगा देहरादून कब से, ये तो हर किसी को पता है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देहरादून स्थित है, लेकिन ये कब से, तो 1875 से गढ़वाल मंडल के अंतर्गत स्थित है। यहाँ की नगर पालिका के 9 दिसंबर 1998 को स्वीकृति कर नगर निगम बनाया गया। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इस लाइन को तो आप सोचो कि पेपर में पूछा ही जाएगा, कुछ पूछे ना पूछे ये लाइन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरह से क्या पूछेगा कि जो आपका देहरादून है इसको नगर निगम कब बनाया गया, ठीक है। तो याद रखना है इसको नगर निगम अभी बनाया फिलहाल, जब 2000 से 2 वर्ष पूर्व, तो 1998 को, ठीक है। और होता क्या है इसमें, मैंने आपसे ये कहा था जब हरिद्वार पढ़ा था, मैंने कहा था वहाँ 3 का सीरीज है, 8 का सीरीज, 3 है 8, समझ में आया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 9, जब देहरादून आएगा तो 9, तो 9 दिसंबर 1998 को क्या हुआ था, इसको स्वीकृति मतलब वही ये नगर निगम बना था, ठीक है। कौन, देहरादून नगर निगम कब बना, तो 9 याद करना है। तो देहरादून देखो 2 है ना, तो 2 को यहाँ से 9 कर लो, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम बना। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ पर राक्षसों का क्या था, असुर जाति यहाँ पे के लोग रहते थे, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा जाता है कि वैदिक साहित्य के अनुसार पहले मतलब जब आर्य यहाँ पे रहे थे तो उनसे पहले यहाँ पे राक्षस थे, मतलब आर्य जो थे आर्यों ने राक्षसों को मार दिया, खत्म, इतना सोचो। मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ आचार्य द्रोणों का आश्रम था, ठीक है। वर्तमान में टपकेश्वर है, जो समझ में आया। वर्तमान में जो अभी टपकेश्वर है उसको क्या कहते थे अभी उस टाइम पे, कब, महाभारत के काल में, उस वहाँ पे आचार्य द्रोणों का आश्रम था, ठीक है। तो याद रखना आचार्य द्रोणों का आश्रम कहाँ था, तो देहरादून। आपको लिंक करना, देखो क्यों द्रोण का आश्रम कैसे याद कर सकते हो, इसका अन्य नाम क्या, इसका आकार क्या है, मतलब ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको आकार आ गया ना तो आप समझोगे। मैंने कहा था दोने या द्रोण, कहा ना दोने या द्रोण, द्रोण क्यों पढ़ा, देखो इसका आकार द्रोण है, तो ये जो लिंक कर रखा है, देखो इसका नाम किस ऋषि का आश्रम था, आचार्य द्रोण का यहाँ पे आश्रम था, तो देखो लिंक, ठीक है। उसके बाद इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी भी कहा, मैंने कहा इसी कारण इस घाटी को क्या कहते हैं, द्रोण घाटी भी कहा जाता है। किसको, देहरादून को। देहरादून 2 और 2 समझ में आना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये देखो कब है, तो 1699 में यहाँ पर जो सिखों के गुरु पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ पर एक गुरुद्वारा
बनवाया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि गुरु राम राय जो थे ये कहाँ से आए थे, पंजाब से आए थे। कब आए थे ये पूछा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि पंजाब से आएंगे, कब आए थे ये इंपॉर्टेंट है। तो 1699 में यहाँ पे कौन, गुरु राम राय आए थे। ठीक है, यहाँ एक गुरुद्वारा बना है जो कि आज नगर के केंद्र पर है। शायद गुरु राम राय द्वारा यहाँ डेरा बनाया गया। अब जैसे कोई भी बार पूछा जाता है कि इसका नाम जैसे देहरादून कैसे पड़ा, क्योंकि गुरु राम राय यहाँ पर 1699 में आए थे, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला है, जिसके कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। फिर वो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो गया, समय बदला, तो उसके बाद वो डेरा से हो गया, क्या हो गया, देहरादून। ठीक है, ये देखो डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा और कालांतर में इसका वो मतलब देहरादून के नाम से विख्यात हो गया। ठीक है, कुछ लोगों का मान्यता है कि कुछ लोग मानते हैं कि गुरु राम राय यहाँ अपना देह त्यागने के कारण इसका नाम दे दो कवित्ती मतलब कहने वालों की। एक कहते हैं कि यहाँ पर गुरु राम राय जो थे 1699 में, देखो 2 बार 3 बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ना इसको कि वो लिंक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। देखो 3 बार पढ़ लिया कमेंट के 1699 में कौन, गुरु राम राय कहाँ से, पंजाब से आए थे। यहाँ पर आके इन्होंने क्या कराया था, कहो कि इसको बसाया था। ठीक है, अब हुआ क्या, एक गुरुद्वारा यहाँ पे बनाया था। कहा जाता है कि ये यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पर इन्होंने डेरा जमा दिया था, तो उसके कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, देहरादून। उसके बाद थोड़ा समय बदला तो लोगों ने क्या करा, वहाँ देहरादून से देहरादून में आ गए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये यहाँ पे इन्होंने क्या, गुरु राम राय थे, यहाँ पे इन्होंने देह त्यागा था, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, देहरादून पड़ गया इसका, इसलिए यहाँ का क्या नाम पड़ गया, देहरादून पड़ गया। समझ में आया? बिल्कुल इस तरह से आपको याद करना। इतिहासकार इससे पूर्व का इस स्थान का प्रतिनिधित्व बताते हैं। देखो एक और नाम इसका मिल गया, किसका, देहरादून का। देखो बेटे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम होते हैं ना ये बता रहा हूँ, इसलिए 3 से 4 बार लिंक कर रहा हूँ। अभी तक का जितने भी जिले होंगे उस वहाँ पृथ्वी का लिंक केवल देहरादून से है, तो पृथ्वीपुर किसको कहा जाएगा, देहरादून को। ठीक है, याद रखना, पृथ्वीपुर किसको कहा जाता है, देहरादून, किसको, देहरादून को कहा। क्यों कहा गया, देखो पृथ्वी मतलब जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी देहरादून है ना, तो लिंक तैयार करना, देहरादून में ही पूरा उत्तराखंड चल रहा है। समझ में आया? तो देहरादून, तो समझ में आया क्या कहा मैंने कहा इसका नाम पृथ्वीपुर भी बताया जाता है, किसका नाम, देहरादून का। और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। 1840 में अब 3 से 4 चीज़ें आती कि यहाँ पर एक किस किस के अधीन रहा था, कौन, देहरादून किस किस के अधीन रहा। सबसे पहले देखो ये गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा, फिर गोरखाओं के अधीन, फिर अंग्रेजों के अधीन रहा। ठीक है, ये याद रखना। अब ये स्टार्ट होता है कब से, तो 1804 से। कब से, 1804 को क्या हुआ, कब, 1804 से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। 1804 तक यह क्षेत्र किसके अधीन रहा था, गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा। ठीक है, 1804 तक ये गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा। 1804 से 15 तक का ये किसके अधीन रहा, कहो, गोरखाओं के अधीन। ठीक है, कब से, 1804 से 1815 तक यह गोरखाओं के अधीन रहा। और 16 में जैसे आया और 1815 से स्वतंत्रता तक, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, किसके अधीन रहा, ब्रिटिश के अधीन रहा। ठीक है, याद रखना। तो दोबारा से बता देता हूँ, 1804 में किसके अधीन रहा, गढ़वाल नरेश के अधीन रहा। 1804 से 1815 किसके अधीन, गोरखाओं के। 1815 से लेकर स्वतंत्रता तक किसके, ब्रिटिश का तो नॉर्मली भी है क्योंकि हमारे पे ब्रिटिशों ने ज़्यादा राज करा है। जब भागे थे तो ब्रिटिश ही भागे थे, तो 1800 स्वतंत्रता तक तो ब्रिटिश ही नहीं। ठीक है, अब इस जिले के कुछ प्रमुख अधोलिखित मतलब स्थल देख लेते हैं। ठीक है, गुच्चू पानी इम्पोर्टेंट है, आपसे सीधे पेपर में पूछ सकता है क्या कि बताइए गुच्चू पानी कहाँ स्थित है, तो उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए गुच्चू पानी है, तो सर ने कहा गुच्चू पानी ये कहाँ स्थित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ है, देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रोबस गुफाएं, जिसे केव है, जो गुच्चू पानी के नाम से भी। केव मतलब क्या होता है, एक तरह से गुफा टाइप की। ठीक है, गुफाएं, तो ये नहीं पूछा जाता क्या है, कहाँ है, मतलब इतना सिर्फ पूछा गुच्चू पानी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित। ठीक है, इस गुफा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया। कहाँ, ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी गुफा है देहरादून में जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष नाम दिया है, तो आपको याद करना पड़ेगा वो क्या है, गुच्चू पानी। ठीक है, बिल्कुल सर।
देखो फिर आए श्री गुरु राय दरबार साहिब, ठीक है, श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, ये तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया है। ये कब आए कहोगे, 1699 में आए थे। यहाँ पे इन्होंने धामावाला में झंडा दरबार गुजरात गुरुद्वारा की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पर जो गुरुद्वारा उन्होंने स्थापना करी, पहली बात तो कहाँ, धामावाला, ठीक है। गुरुद्वारा क्या होता है, एक तरह से धाम हुआ ना सिखों का, तो वही चीज़ आता है कि धामावाला में, ठीक है। और कहाँ पर, झंडा दरबार, जिसका गुरुद्वारा नाम क्या गुरुद्वारे का, उस टाइम गुरुद्वारे का नाम है झंडा दरबार, ठीक है। तो श्री गुरु राम राय दरबार जो था साहिब, इन्होंने 1699 में यहाँ पर आए और धामवाला में एक गुरुद्वारे की स्थापना करी। गुरुद्वारे का नाम था झंडा दरबार। तत्कालीन मुगल शैली में निर्मित इस भवन को 1707 में उनकी पत्नी और माता पंजाब कौर द्वारा भव्य रूप से निर्मित किया गया। देखो ये समझ में आना चाहिए कि किस शैली में, मुगल शैली में। किन्ने इस जो भवन है इसको 1707 में उनकी पत्नी, ठीक है, उनकी पत्नी पंजाब कौर माता पंजाब कौर द्वारा भव्य रूप से निर्मित करा गया, ठीक है। अब आता है टपकेश्वर महादेव। देखो टपकेश्वर का मतलब समझ में आना चाहिए, टपकना, तो टपकता क्या है, जल, तो वही चीज़ होगा। देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो शहर से 6 किलोमीटर दूर दक्षिण नदी, मतलब दक्षिण पश्चिम में नदी के तट पर यह शिव मंदिर। अब जब यह महादेव का है तो शिव जी का ही होगा, ये तो हर किसी को पता है। जहाँ शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है, ओके लगेगा। गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है। यहाँ निरंतर जल टपकता रहता है, मैंने कहा बिल्कुल। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, आपने 2 चीज़ें पढ़ ली। पहले गुच्चू पानी कहाँ स्थित है, देहरादून में। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। और झंडा दरबार कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। झंडा दरबार कहाँ है, देहरादून में। फिर आता है चंद्रबनी, ये इम्पोर्टेंट है। महर्षि गौतम ने इस स्थान पर अपनी धर्मिणी मतलब पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पे 12 वर्षों की तपस्या करी, कठोर, ठीक है। गौतम ने कहाँ पर अपनी बेटी और पत्नी के साथ 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी, कहाँ पर, चंद्रबनी ने। कहाँ, चंद्रबनी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके महर्षि गौतम थे, उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या और बेटी अंजनी है, ठीक है, अंजनी, उसके साथ क्या करा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करी। यहाँ गौतम कुंड है जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गौतम कुंड है, मतलब उस यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया, गौतम कुंड। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्नान करते, ठीक है, याद है। भागीरथी रिजॉर्ट जो है देहरादून पे ही 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून चक्राता मार्ग पर शेलाकुई में स्थित एक पिकनिक स्पॉट। देखो भागीरथी इस रिजॉर्ट का मतलब समझ में आ रखा है, पिकनिक स्पॉट होगा, ठीक है। कहाँ स्थित है ये पूछ सकते हैं। चंद्रबनी बनी गया, चंद्रबनी तो वहाँ जाओ, कहाँ, देहरादून। फिर फन वैली, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछ चुका कि अच्छा फन वैली का है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फन वैली कहाँ है, देहरादून में स्थित है और हरिद्वार मार्ग पर स्थित है। कितने एकड़ में फैला, कभी कभी पूछ लेगा। तो फन करना मतलब इंजॉयमेंट करना, तो 20 एकड़ में फैला यह क्षेत्र है। कितने, 20 एकड़ में फैला है यह क्षेत्र, कौन सा, फन वैली। यहाँ पर गो कार्टिंग, वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब, 20 रोमांचक खेले, मतलब वही है फन वैली। क्या हो, फन मतलब जो लोग इंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं। देहरादून और चक्राता मार्ग पे स्थित है, ठीक। कितने एकड़ में फैला पड़ा है, देहरादून और हरिद्वार मार्ग में कितने एकड़ में, 20 एकड़ में फैला हुआ है फन वैली, ठीक है। याद रखना आप लोग, कोई चीज़ें भूलना नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, मालसी डियर पार्क कहाँ है, ये जो मालसी डियर पार्क आपका है देहरादून में, इतना याद करो बस। अब एक चीज़ बताओ, डियर पार्क तो यहाँ हिरन होंगे ना, और पक्षी हैं, आदि वन्य जीव यहाँ पे जंतु रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ये हर पेपर में पूछा जाता है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए।
तो आपको सबसे पहले याद क्या करना है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है पार्क है, यहाँ ये कितना किलोमीटर में फैला है, ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर 820 याद करो, 420 तो आपको याद ही है ना कि ये बंदा 420, आपको पता है ना ये बंदा 420 है, तो भैया वही चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, 820 है, राजाजी है तो लेवल बढ़ेगा 820 है, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर में यह फैला ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्थापना हुई थी इसकी 1983 में, ठीक है। तीन जो है तीन मतलब एक तरह से 3 वन्यजीव बिहार को मिलाकर इसको बनाया गया। वो 3 वन्यजीव बिहार कौन से हैं, तो याद है मोतीचूर, चिला और राजाजी को मिलाकर, ठीक है। क्या कहते हैं, पहले मोतीचूर, फिर चिला, फिर राजाजी, इन सब वन्यजीव विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। 820.2 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला पड़ा है, ठीक है। इसको बनाया तो 1983 में बनाया गया। तीन मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर पहला है आपका चिला, मोतीचूर और राजाजी, ठीक है। इन सबको मिलाकर बनाया गया। अब देखो पेपर कभी कभार इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया। ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम किनके नाम पर रखा गया, तो भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे कहोगे, श्री चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा राजा होता है ना, राजा में आ की मात्रा हटा तो राजगोपालाचार्य, उस तरह से आपको लिंक करके जब पढ़ोगे तब आपको याद रखना है कि हाँ भैया ये थे कौन, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य। सहस्त्रधारा इम्पोर्टेंट क्यों है ये बताता हूँ। देखो सहस्त्रधारा इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो कहाँ स्थित है आपको पता है, देहरादून में। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि गंधक युक्त है, क्या है, गंधक युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। अनेक समूहों में धारा बहने के कारण, मतलब सहस्त्र में धारा, सहस्त्र का मतलब बहुत सारी धाराएं बहनी वाली, जिसके कारण ये फेमस है। सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। यह देहरादून से 14 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखो सहस्त्रधारा आपको याद रखना, सहस्त्रधारा जो है गंधक युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, मोस्ट गंधक युक्त है। अनेक ये क्या है, समूहों में धारा बहने के कारण। टाइगर प्रपात ये भी पूछा गया, एक सहस्त्रधारा पूछा जाता है, एक टाइगर प्रपात और एक टपकेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, अभी तक ये 3 जो ये पूछेंगे। टाइगर प्रपात चक्राता, ठीक है। 4 सिद्ध दात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से, मतलब दात्रेय जो भगवान थे उनके 84 सिद्धों में से 4 जो है वो कहाँ, देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो दात्रेय जो भगवान है उनके कितने, पहली बात तो याद रखो सिद्धों के तो 84 सिद्ध, जिसमें से 4 सिद्ध जो है यहीं पर इस देहरादून में स्थान है। जैसे लक्ष्मण सिद्ध, कालू, माणक, मांडू। बहुत कम पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण सिद्ध, यह मंदिर देहरादून से पूर्व 11 किलोमीटर की पूर्वी दूरी पर जंगल में, देखो ये सब सिद्धि जो होगी कहाँ, जंगलों में होगी, ठीक है। तो लक्ष्मण जो सिद्धि है, सिद्ध कहाँ, जंगल में। वैसे तो यहाँ रविवार को भीड़ लगती है, लेकिन अप्रैल के अंतिम रविवार को विशेष मेला लगता है, ठीक है। कब, रविवार को ही यहाँ भीड़ लगती है, लेकिन कब, अप्रैल के अंतिम माह में क्या लगता है, अंतिम रविवार को यहाँ पे भीड़ है, किसमें, लक्ष्मण सिद्ध में। लक्ष्मण के बाद आता है कालू सिद्ध। अब कालू की बात करें, कालू क्या है, देखो यह स्थान भानियावाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ लोग पुत्र हेतु मांग करते, कहाँ पर, देखो पुत्र क्या है, सबको क्या कहते हैं, ओ हाय मेरा कालू, हाय मेरा कालू, सुना है ना लव स्टोरी जो चलती है, ये मेरा कालू है, ये कालू, ऐसे वाले, समझ में आ रहा है किन की बात कर रहा हूँ मैं, निब्बा निब्बियों की बात। तो कालू वालू वही बोलते हैं, तो वही चीज़ निब्बों के लिए कालू आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे लड़के के पुत्र हेतु मांग होती, कहाँ, कालू में। माणक सिंह, कालू कौन है भाई, लड़का है, ठीक है। फिर है माणक सिंह। माणक सिद्ध क्या है, यह स्थल गढ़वाल से मतलब देहरादून के पश्चिम की ओर
भुट्टी गांव के पास माड़क भुट्टी गांव। यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक रविवार को क्या लगती है, भीड़ लगती है। कहाँ, माड़क गांव। फिर है माड़ू सिद्ध। देखो माड़क और माड़ू ये दोनों लिंक करें। यह स्थल भी देहरादून से के पश्चिम प्रेमनगर के पास स्थित, ठीक है। यह स्थल भी देहरादून से पश्चिम प्रेमनगर के पास स्थित, ठीक है। जौनसारी भाबर देहरादून का यह जनजातीय क्षेत्र शहर से उत्तर पश्चिम में। इंपॉर्टेंट क्या है ना, जौनसारी भाबर कहाँ है, देहरादून। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जौनसारी भाबर क्षेत्र कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है, ठीक है, याद है। कालसी, चक्राता व क्यूनी तहसीलें इसी के अंतर है। तो 3 तहसीलें कौन कौन सी इसके अंतर आते हैं, जो मतलब जौनसारी के, तो याद रखना कालसी, चक्राता और क्यूनी तहसीलें किसके अंतर्गत आती है, इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो 3 तहसीलों के नाम याद रखना, कालसी, क्यूनी और चक्राता। देखो उसके बाद क्या होता है, सामान्यतः यह क्षेत्र यमुना और टोंस नदियों के मध्य में स्थित है। यही पूछा जाता है कि जौनसारी जो भाबर क्षेत्र है यह किन नदियों के मध्य, तो याद रखना यमुना और टोंस नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रमुख स्थल थे कालसी क्या है, कालसी यही है, लाखा मंडल यही है, बैराटगढ़, हनोल यही है, रामताल, काड़ासर, देवन, ठीक है, ये सब यहीं स्थित है। कहाँ पर, याद रखना जौनसारी भाबर में। कालसी तो हर किसी को पता भैया, कालसी क्या है, यमुना के किनारे स्थित है, पहली बात तो, ठीक है। जौनसारी भाबर के दक्षिणी भाग में कालसी यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के शिलालेख मिले। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। देखो कालसी से क्या मिले हर किसी को पता है, तो क्या मिले, अशोक के शिलालेख मिले। किस लिपि में है और किस भाषा में, दोनों में भैया तुम बहुत कन्फ्यूजन करते हो। अरे भैया काहे करते हो उतना कन्फ्यूजन, आज से नहीं करोगे। तो याद रखना जब भी क्या होगा, अशोक के शिलालेख के बारे में बात होगी, पहले देखो ये आपको पता होगा कि पाली और बौ मतलब ब्राह्मी, तो पहले पौ आता है, ये बताओ बिल्कुल। तो पहली भाषा होगी, फिर लिखा जाएगा। जब आप बोलोगे तो उसके बाद ही तो लिखा जाएगा। तो पहले याद रखना पाली है, फिर हमने क्या करी, फिर पहले हम पालेंगे उसको, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले पालो, तो पाली, फिर लिख लो तो लिपि हो गई। तो ब्राह्मी लिपि में प्रयोग किया। लाखा मंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालसी क्या है, देहरादून, लाखा मंडल का देहरादून। यह स्थान देहरादून से, चलो इतना छोड़ो, कोई नहीं, ये पूछा नहीं जाता है। किस नदी के तट पर है, यमुना और रिसनाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। लाखा मंडल किसके मतलब संगम पर बसा हुआ है, तो यमुना और रिखनाड़। देखो ऐसा भी आता है कि देहरादून जो है किस नदी के तट पर बसा, तो आप कहते हैं यमुना नदी के तट पर, ठीक है, इस तरह से आप कहते हैं। महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया, ठीक है। महाभारत काल में लाक्षागृह कहाँ बनाया गया था, तो याद रखना लाखा मंडल। लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ मूर्तियों का भंडार क्या है, तो लाखा मंडल जो है मूर्तियों का भंडार है। ऐसी मान्यता है कि यह लाख मूर्तियों के कारण लाखा मंडल नाम पड़ा। यहाँ पे क्या है, लाख मूर्तियाँ, इसलिए लाखा मंडल। लाख मतलब कोई समझ में आने चाहिए। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शन। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जाए। किस मंदिर पर या किस शिवलिंग पर जल डालने पर आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, तो आपको याद रखना कहाँ पर देख सकते हो, तो याद रखना यहाँ पर लाखा मंडल का शिव मंदिर, ठीक है। बैराटगढ़ इंपॉर्टेंट है। यह स्थल चक्राता से ही कोई नहीं पूछा जाता है। किस चोटी पर स्थित है, तो बैराट चौराड़ी चोटी, ठीक है। बैराट जो है कहाँ स्थित है, चौराड़ी चोटी में। कहाँ, चौराड़ी चोटी। बैराट कहाँ स्थित है, चौराड़ी चोटी में, याद रखना भैया। यह कुछ खंडहर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल के में पुलिंद राजा विराट की राजधानी पड़ी। देखो ये तो हर किसी को पता भाई कि विराट जो था ना, विराट की राजधानी कहाँ थी, तो विराटगढ़, बैराटगढ़ था। ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना कि भाई जब हम पुलिंद शासन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था कि जो यहाँ का पुलिंद राजवंश था, जो विराट था, उसकी जो क्या थी,
राजधानी थी वो वैराटगढ़ थी, ये तो हर किसी को पता है। तो वैराटगढ़ किसकी राजधानी थी? पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। खत्म। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, विराट कौन था? विराट की पुत्री, अच्छा विराट की पुत्री उत्तरा और अर्जुन की शादी भी अभिमन्यु, मतलब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ। ठीक है, विराट की जो पुत्री उत्तरा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उन दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, ये हनोल, यह चक्राता से कोई नहीं पूछा। टॉस के किनारे स्थित है। हनोल किस नदी के किनारे स्थित है? हनोल, तो हनोल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो टॉस नदी के तट। जौनसारी भाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, खुद ही समझ गए हुए थे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जौनसारी भाबर जो है उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो हनोल। ठीक है, नौल, तो कौन सा? हनोल है। यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो क्वेश्चन आजकल किस तरह से पूछे जा रहे हैं कि महासू देवता का टेम्पल कहाँ स्थित है? तो याद रखना हनोल। कहाँ? हनोल में। क्या है? महासू देवता का टेम्पल कहाँ स्थित है? हनोल। 3 बार बोल चुका हूँ, महासू देवता का टेम्पल कहाँ स्थित है? हनोल। कहाँ? हनोल। ठीक है, याद रखना। फिर है मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासू व माता देवलानी के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, बाहर छरिया, छारिया, अंगारिया आदि देवता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो उसके बाद क्या आता है? रामताल गार्डन देखते हैं। यह एक सुंदर पिकनिक है जो चक्राता में से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या है? रामताल गार्डन। उसके बाद है काणासर। इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं अभी। ठीक है, जितना था हनोल है इंपॉर्टेंट बस। ऊंचे पर्वतों व घने जंगलों से युक्त यह पर्यटन स्थल चक्राता। काणासर, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकते कि काणासर कहाँ है। ठीक है, तो जिसकी आंखें फूटी काणा और सर उसका अलग, तो ये कहाँ? देहरादून में हो सकता है। काणासर हो गया, नहीं हुआ? बिल्कुल सर। उसके बाद देवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। क्यों? यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चक्राता से 16 किलोमीटर की दूरी पर से। देवन। ठीक है, हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसूरी यहाँ हर कोई जाना चाहता है, मतलब हर किसी की इच्छा रहती है कि हम जाएं मसूरी, घूमें, मस्त रहें। तो याद रखना कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें? पहाड़ों की रानी मसूरी में जाओगे तो क्या कहना होगा? सीधी बात, नो बकवास, कि जो मसूरी में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, ठंडा इलाका है। 2005, पहली बात तो इसकी ये नहीं है 2005 में इसकी स्थापना है। 2005 तो इसकी हाइट है। मसूरी को याद करने का बहुत ही चीज़ है। तो 2005 क्या है? इसकी हाइट है। ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशन में से एक है। ठीक है, मसूरी क्या सबसे पुराना हिल स्टेशन कितना है? 65 वर्ग किलोमीटर फैला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना है? 65 वर्ग। मसूरी शहर के असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल काम में, मतलब याद रखना मसूरी जो थी इसके संस्थापक कौन थे? आयरिश अफसर कैप्टन यंग आदि। ठीक है, कौन था? यंग था। देखो मसूरी किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है? यंग लोगों की। बस आपको समझ में आना चाहिए, जैसी मसूरी आएगा तो यंग लोगों की क्या है? बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें मसूरी जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है। तो कौन जाएगा? बुढ़ापे में थोड़ा जाओगे, तो यंग लोग जाएंगे। तो याद रखना उसकी स्थापना भी यंग ने करी। तो कैप्टन यंग कौन था? आयरिश अफसर था। कहाँ? बंगाल आर्मी में काम करने वाला। ठीक है, अब देखो कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज कब करी? सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1825 में की। अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टेढ़ी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के पट्टे में। उसके बाद क्या बात होती है? देखो कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज कब करी गई? इंपॉर्टेंट है। तो 1825 में इसने इसकी स्थापना की। उसके बाद अगल बगल की डेटा आपको याद करनी पड़ेगी। 1825 में इसकी स्थापना। अंग्रेजों ने यहाँ से क्या करा? इस भूमि को उस टाइम पे देखो मसूरी से जो मसूरी भूमि थी इसको अंग्रेजों से ने कब लिया और किस से लिया? तो सुदर्शन शाह, टेहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया। ठीक है, तो मसूरी को किसने 80 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया और किस राजा से लिया? तो टेहरी नरेश सुदर्शन शाह से किसने? अंग्रेजों ने 80 वर्ष के लिए पट्टे पर। फिर 2 साल बाद क्या हुआ? यहाँ की पहली इमारत मलिंगार होटल बनी। इम्पोर्टेंट, मलिंगार होटल कब बना? तो याद रखना 1827। क्यों? कैसे बना? अंग्रेज ने पट्टे में ले लिया। ठीक है, किसने? मलिंगार होटल बन गया। ठीक है, याद है कब? 1827 में बन गया। ठीक है, याद रखना आपको 1827 में बना। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यक्रम स्थापित। ठीक, आपको याद रखना है कि एवरेस्ट ने
मतलब सर्वे कर्नल एवरेस्ट ने कब यहाँ पर कहाँ पर मसूरी में सर्वे मतलब एक तरह से क्या करा सर्वेक्षण कार्यक्रम स्थापित कर 1832 में। ठीक है, याद रखना 3 साल बाद, 3 का यार 5 साल बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद चीनी अधिकृत तिब्बत के निवासी होने के कारण बाद वर्ष 1959 ठीक है मैं तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी में आए। ठीक है, मतलब सबसे दलाई लामा ये पूछ सकता है कि दलाई लामा कब मसूरी में आए, तो आपको याद है ना 1959 में कौन दलाई लामा कहाँ है, देहरादून में आए थे मसूरी में। ठीक है, याद रखना। यही तिब्बत की पहली निकासी सरकार बनी। बाद में वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास मैंकलो डंगज स्थानांतरित हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, यह नगर देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौन मसूरी। यह उत्तर पूर्व में हिमालयन पर्वत श्रृंखला के आश्चर्यजनक दृश्य को प्रस्तुत। ठीक है, मसूरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं। मसूरी गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इतना स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको याद रहे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गंगोत्री क्या है, यमुनोत्री। क्वेश्चन क्या आता है, मतलब गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको, तो वहाँ पर याद रहे मसूरी जो है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी, इम्पोर्टेंट। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसके पास गन, तो मसूरी की सबसे छोटी पहाड़ी गन वाले के पास। ठीक है, कौन है, गन हिल। ठीक है, मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कैम्पटी फॉल इम्पोर्टेंट है, मैसी फॉल, चक्राता मैसी फॉल, मतलब यहाँ फुटबॉलर भी है मैसी जी, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, केमल्स बैक, इतना कोई इम्पोर्टेंट। नाग टिब्बा ये इम्पोर्टेंट, तोप टिब्बा ये इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट वो बता रहा हूँ। एवरेस्ट हाउट किसका, सर जॉर्ज का। सुरकुंदा देवी मंदिर ये इम्पोर्टेंट है, और ज्वालाजी मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट आता ना, सुरकुंडा देवी मंदिर। ठीक है, तिब्बती स्पूत, हैप्पी वैली, बनोल, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करते हैं, देखो भद्राज मंदिर। यह मंदिर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पहली बात। ठीक है, यह मतलब यह मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र को समर्पित। ठीक है, बलभद्र को समर्पित कौन सा मंदिर है, भद्राज मंदिर। इतना देखो, ज्वाला जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पे दे दी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ पे दे रखा है। ज्वालाजी मंदिर ये भी कहाँ, मसूरी में स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 2104 मीटर की ऊंचाई पर कौन से पहाड़ी पर स्थित है, बिनोग मतलब नोग वाली। ठीक है, ज्वालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, पहले वो मसूरी में स्थित है, 2104 है। ये कुछ पूछा नहीं था, ये पूछा था कि जो ज्वालाजी मंदिर है वह किस पहाड़ी पर स्थित है, विनोग पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, उसके बाद आता है कैमल बैंक, याद है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे कैमल बैंक। यह स्थल सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, कैमल बैंक क्या करता है, सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। उस समय यह एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखाई देता है। तो कैमल बैंक, कैमल का मतलब ही समझ में आना चाहिए ऊंट है, इसीलिए वो कह रहा है कि उस समय यह ऊंट की तरह दिखाई देता है। गन हिल तो टिब्बा, गन हिल क्या है अभी बता रखा है तुम्हें। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गन हिल है, जिसको कहते हैं तोप टिब्बा। भैया गन है जिसके पास तोप है, ख़त्म। मसूरी से गन हिल तक रोपवे तथा रोमांचक चढ़ाई का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गन हिल की समुद्री तल से ऊंचाई 21 अच्छा गन हिल, ये कभी पूछ सकता है कि भैया गन हिल की हाइट कितनी है, तो गन हिल जब आएगा तो आपको यानी 21-22, गन हिल क्या है 21-22, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, मसूरी की लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लाल टिब्बा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। दूसरे नंबर पे गन हिल है,
ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, गन हिल है, ठीक है। सुरकुंडा देवी इंपॉर्टेंट आया, ठीक है। जो ये ऊपर लिखे हैं उसी का बता रहे हैं पे समझाने के लिए, ठीक है। सुरकुंडा देवी का मंदिर मसूरी से 33 किलोमीटर दूर 30 मीटर की है। देखो जब आएगा गन हिल ये पूछ सकता, तो 21-22 क्या 21-22 में गन हिल है। सुरकुंडा देवी 30-30, देखो यह से हाइट भी बड़ी प्यारी प्यारी दी है। एक 21-22 है गन हिल और ये सुरकुंडा है 30-30। कद्दू खाल नामक ग्राम के निकट स्थित कद्दू खाल, तो सुरकुंडा कद्दू खाल मंदिर एक पर्वत शिखर पर स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व, ठीक है, वो तो हर किसी का होता है। मसूरी झील ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये क्या पिकनिक स्पॉट है। अब कैंपटी फॉल ये भी पूछ सकता है, कैंपटी फॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी की सौंदर्यपूर्ण वादियों में स्थित कैंपटी फॉल, इसकी हाइट केवल कितनी 50 फुट की हाइट है। किसी कैंपटी फॉल मतलब फॉल मतलब जो झरना होता है ना उसकी बात, 50 फुट से उठ गिरता है वैसे। सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जल प्रपात है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि मसूरी का सबसे ज़्यादा हाइट पर या विशाल जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना कैंपटी फॉल, ठीक है। बिल्कुल, चलिए एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। कैंपटी फॉल तो मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है, पहली बार मसूरी में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है 50 फुट इसकी हाइट है। और सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जलप्रपात ये है, ठीक है। सर्वाधिक विशाल एवं क्या जल जो है विशाल जल यही है फॉल, कौन सा, कैंपटी फॉल। उसके बाद क्या आता है ऋषिकेश, तो ये तो भैया भर किसी को पता है। ऋषिकेश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये बहुत ईजी है। अब ऋषिकेश क्या है, देखो पहली बात तो यह देहरादून का उपनगर है, ठीक है। देहरादून का उपनगर कौन सा है, ऋषिकेश है सबसे पहली बात, जो हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर देहरादून पौड़ी व टेहरी के बॉर्डर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम। भैया देखो सीधी बात है, ऋषिकेश जो है किन नदियों के संगम पर बसा, इतना बता। क्या कहा, ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर बसा हुआ, तो गंगा और चंद्रभागा, गंगा और चंद्रभागा। ऋषि जो केस है क्या हुआ, चंद्रभागा, केस लेके भागा कहाँ, गंगा में, ठीक है याद। तो ऋषि और गंगा एवं चंद्रभागा, ठीक है। ऋषि के देहरादून पौड़ी और टेहरी 3 का बॉर्डर साझा करते हैं। देहरादून, टेहरी और पौड़ी दिख जाएगा आपको, ठीक। प्राचीन काल से ही इस नगरी ऋषि मुनियों की तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र। ऋषि समझ में आ रहा नाम इसे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैम्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया, इसीलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा, उच्चारण दोष के कारण, ठीक है। मान्यता क्या है कि यहाँ पर एक ऋषि थे, रैम मतलब रैम्भय, कौन से थे, रैभय मुनि थे यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, अपनी इंद्रियों को वश में करके जीत गए थे, ठीक है। वश में जीत कर ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इनके द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत कर ईश्वर को प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, ऋषिकेश पड़ा, ऋषिकेश। अब बाद में इस ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों का स्वामी है विष्णु। कभी ये भी पूछा इंद्रियों का स्वामी कौन है, विष्णु। मतलब उच्चारण दोष के कारण इसका नाम ऋषिकेश पड़ा, ठीक है। फिर केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद कुब्जा भ्रक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इसका नाम कुब्जा भ्रक, इंपॉर्टेंट है। कुब्जा भ्रक कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में। उसके बाद क्या है, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य का वध गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में किया। मतलब यहाँ पर किसका, मधुकैटभ, ठीक है। मधुकैटभ जो दैत्य था उसका अंत किसने करा, तो याद है भगवान विष्णु ने। कहाँ करा, ऋषिकेश के किनारे, ठीक है। कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ अनेक मंदिरों का, तो यहाँ पर कौन आया था, कश्मीर का राजा कौन, ललितादित्य मुक्तापीठ। इसने यहाँ क्या करा, बहुत सारे क्या करा, मंदिरों का निर्माण करा, किसने, ललितादित्य ने। अब यहाँ पर दिखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट दृश्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये ध्यान में रखना। तपोवन ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टेहरी में स्थित है।
लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। याद रखना, मैंने कहा ये दिखना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा, तपोवन कहाँ स्थित है? तो तपोवन आप ये मत कर दें ऋषिकेश में स्थित है। तपोवन क्या है? टिहड़ी में स्थित है। यहाँ पर किसने तपस्या करी थी? लक्ष्मण जी ने तपस्या करी। ठीक है, वो लिख भी रहा है, उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टिहड़ी जिले। क्या ये दिख रहा होगा? दिख रहा हो, मैं कह रहा हूँ क्या लिखा है? टिहड़ी जिले। दिमाग में छाप लो, टिहड़ी जिला, टिहड़ी जिला। तपोवन वहाँ, यहाँ लक्ष्मण जी ने क्या करा कि तपस्या। लक्ष्मण झूला बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर उत्तरी गंगा नदी में निर्मित यह 140 मीटर लंबा झूला है। ठीक है, वही लक्ष्मण जी का ये एक मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक लक्ष्मण झूला भी है। ठीक है, यह क्षेत्र भी टिहड़ी जिले में आता है। याद रखना, लक्ष्मण झूला भी टिहड़ी जिले में आता है। त्रिवेणी घाट, यह एक स्नान घाट है पहली बार, जो प्रतिदिन सायंकाल के समय गंगा तट पर होने वाली गौ आरती के समय आरती से प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, त्रिवेणी घाट कहाँ स्थित है? यहीं स्थित है। ठीक है, त्रिवेणी के बाद क्या? नीलकंठ महादेव। नीलकंठ शिव मंदिर गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शुभ और निशुभ पर्वत। इससे क्वेश्चन क्या है? नीलकंठ जो महादेव है, इससे क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो। कहाँ पर शुभ और निशुभ पर्वत स्थित है? तो आपको याद रखना कहाँ? नीलकंठ महादेव पे। ठीक है, भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। यह त्रिवेणी घाट के पास। भरत मंदिर किसका सबसे पुराना मंदिर है? ऋषिकेश का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ऋषिकेश का मंदिर सबसे पुराना कौन सा है? तो भरत मंदिर। कैलाश नचिकेतन मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण झूला पर स्थित यह महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन सा? कैलाश नचिकेतन मंदिर। यहाँ 13 मंजिल भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। यह स्थान पौड़ी जिले। कैलाश नचिकेतन मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखना, सीधी बात है, पौड़ी जिले में स्थित है। 13 मंजिल भवन यहाँ पर स्थित है मंदिर। मतलब इसमें क्या रखा है? 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं के फोटो मूर्तियाँ रखी हैं। शिवानंद झूला, राम झूला के नाम से प्रसिद्ध यह झूला स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी के तट। मतलब वो ये शिवानंद झूला, इसका दूसरा नाम राम झूला। शत्रुघ्न मंदिर, यह प्राचीन मंदिर भगवान के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। ठीक, वैसी बात है भाई, शत्रुघ्न मंदिर। ठीक है, यह ऋषिकेश। शत्रुघ्न मंदिर कहाँ है? याद रखना आपको, ऋषिकेश में। शिवानंद आश्रम, इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद द्वारा की गई। यह आध्यात्मिक केंद्र। शिवानंद आश्रम किसने करी स्थापना? स्वामी शिवानंद। मुनि की रहती ऋषिकेश, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि मुनि की रहती कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहड़ी जिले में यह स्थान गंगा के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, कहाँ? गंगा के बाईं ओर स्थित है। कौन? मुनि की रहती कहाँ स्थित है? टिहड़ी जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मत कह देना कि ठीक है, मुनि की रेती कहाँ स्थित है? कार्यक्रम में टिहड़ी जिले में स्थित है। गंगा के उसमें ये पूछा जाता है मुनि की रेती कहाँ स्थित है। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है। ठीक है, मुनि की रेती। उसके बाद क्या है? कुटिया, ऋषिकेश के पौड़ी भाग में सर्वाश्रम के निकटवर्ती महर्षि योगी द्वारा भावातीत ध्यान हेतु इस केंद्र में शंकराचार्य की स्थापना इस केंद्र की स्थापना 1967 में की गई। कब करेगी? 1967 में की गई। यहाँ विदेश लोग ध्यान करने आते। मतलब याद में कुटिया की स्थापना किसने करी कहोगे? तो महर्षि योगी। ठीक है, शंकराचार्य नगर में। ठीक है, ये नगर में कौन से नगर में? शंकराचार्य। यहाँ पे ध्यान करने के लिए 1967 में। ठीक है, और यहाँ पे लोग क्या? विदेशी लोग आते ध्यान करने। इतनी ज़्यादा हमारे मतलब कहते हैं ना कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पावर है भाई उत्तराखंड में। 1985 से यह केंद्र बंद हो गया। मतलब ये 1985 से बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में 2015 में इसको खोल दिया गया। तो 8 दिसंबर 2015 में, ठीक है, 8 दिसंबर 2015 में कुटिया को खोल दिया गया था। किस लिए गए? वो ध्यान रखने के लिए। लगभग 1.5 किलोमीटर में फैला यह अभी तो मतलब शुल्क भी लिया जा रहा है इस चीज़ में, पहले नहीं लिया जाता था। ठीक है, शिवपुरी, यह पर्यटन केंद्र ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर टिहरी। वो ये देखो, ये ध्यान रखना आपको, टिहड़ी में ज़्यादा है ये। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ तपोवन का तो टिहड़ी में, लक्ष्मण झूला टिहड़ी में, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मत देखो कि हवा में पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, यह पर्यटन केंद्र ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर टिहड़ी में गंगा के किनारे। यह स्थल
रिवर राफ्टिंग आदि के लिए इम्पोर्टेंट, शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट। तो भैया ये वीडियो भी ख़त्म होती है, अब मिलते हैं उत्तरकाशी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरा मेहनत अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसका नाम है उत्तरकाशी। बाय बाय।